रहीम बेटा, आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर। तो हम आज बात करेंगे द वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। फिर हम साथ ही साथ बात करेंगे ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स के हवाले से। फिर ये क्या होते हैं अभी डिस्कस करूँगा, और एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द ऑस्मोसिस मूवमेंट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो इनमें से कुछ टॉपिक्स बेटा स्मार्ट सिलेबस में नहीं हैं, पर हम उनके बारे में रीड करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी हैं। तो उसके बाद बेटा जी सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिमेंबर करवाना चाहता हूँ। बेटा आपको क्या इन चीज़ों का पता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? फिर आपको ये भी पता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? फिर आपको ये भी पता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इसमें हम कहेंगे बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन विच हैज़ रिलेटिवली, मैंने आपको बार बार इस पे क्यों जोर दिया है, रिलेटिवली मोर लेस सोल्यूट, यानी हाइपो है तो उसके अंदर दूसरे सॉल्यूशन की निस्बत कम सोल्यूट होंगे। फिर हमने कहा बेटा इट इज हैविंग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा होता है विच इज हैविंग रिलेटिवली मोर सोल्यूट किसी दूसरे की निस्बत, और इन सबको हम पढ़ चुके हैं। और आइसोटोनिक हम कहेंगे टू सॉल्यूशंस जिनके अंदर हैविंग रिलेटिवली सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब बेटा हमने जो ये तो हमें पता है बेटा, हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम के हवाले से बात करेंगे। तो आपको अब ये देखना है कि एक सेल, यानी एक जिंदा चीज़ों का जो सेल होता है, उसको इन तीनों सॉल्यूशंस में रखेंगे तो क्या होगा। क्योंकि हर सेल, खास तौर पे एनिमल सेल में उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्वियसली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है। कुछ चीज़ों को गुजरने देती, कुछ को नहीं गुजरने देती। तो बेटा अगर हम गौर करें तो स्टार्ट करें तो फर्ज की बेटा याद रखिएगा, एक बात आपने याद रखनी है, ये है एनिमल सेल। फर्ज किया ये क्या है? एनिमल सेल। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सर एनिमल सेल के अंदर जो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म होता है, पानी होता है उसमें जो सॉल्ट शरीफ होते हैं वो कितने होते हैं और उनकी परसेंटेज क्या है? बेटा अगर हमें वो पता होगी तो आप समझे कि हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन हाइपर है, हाइपो है कि क्या है। तो याद रखिएगा बेटा हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स, उनकी जो मिकदार, उनके अंदर जो सोल्यूट होता है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे सेल्स के अंदर जो सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो तकरीबन 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है उसकी जितनी कंसंट्रेशन है ना उसके बराबर होती है। यानी एक 0.9% सोडियम क्लोराइड को अगर हम पानी में, यानी इसका मतलब 0.9 का मतलब बेटा ये होता है कि अगर हम 100 ml पानी लें तो उसमें 0.9 ग्राम ये हो, इसे क्या कहते हैं, मिलीग्राम ये हो, जिसको हम कहते हैं नमक, आम सादा नमक। ठीक है, तो हम यानी नमक ले 0.9 ग्राम और उसके अंदर 100 ml उसमें हम पानी डाल दें। ठीक है, तो 0.9 ग्राम लेके उसमें 100 ml पानी डाल दें, तो जितनी उस सॉल्यूशन की सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी उतनी हमारे नॉर्मल सेल्स की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.9%, ये क्या बना, 0.9 इज इक्वल टू 0.9 बटा 100 इज इक्वल टू 0.9%। 0.9% सोडियम का मैं नमक का सॉल्यूशन एक गिलास में लूं और उसके अंदर हमारे सेल को डाल दूं तो क्या होगा, वो सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर और उसके बाहर बराबर कंसंट्रेशन है। हम अभी डिस्कस करते हैं। तो अब बेटा मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास है ये 3 सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है और इसी तरह ये एक दूसरा सॉल्यूशन है और फिर ये एक तीसरा सॉल्यूशन है।
बेटा ये मेरे पास एक एनिमल सेल शरीफ है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आप ये समझे कि ये फ़र्ज़ किया पॉइंट, सेल की तो 0.9% थी ना, इसकी फ़र्ज़ किया है 0.05%। मतलब ये सेल की निस्बत क्या है, देखें याद रखें, अब भी मैं दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहा हूं, किस किस को, एक सेल को, सेल के अंदर को, और एक इस सॉल्यूशन को, समझ रहे हैं ना। तो अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन इस सेल की अपनी कंसंट्रेशन से कम है। अच्छा, एक ये जो दूसरा सॉल्यूशन है, फर्ज किया ये बेटा 2% है, 2% यानी इसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, ऑब्वियसली ये हाइपरटोनिक हो गया क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्ट या सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सेल की सोल्यूट या सॉल्ट कंसंट्रेशन से ज्यादा है। और ये बेटा मैं पूरा पूरा गिनता हूं 0.9% यानी कि नॉर्मल, यानी कि आइसोटोनिक टू सेल, ये भी टू सेल यानी टू साइटोप्लाज्म है ना, तो टू सेल। अब बेटा मैं इस सेल को इन तीनों सॉल्यूशन में रखूंगा और पता लगाऊंगा कि क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, यहां तक तो आप समझ गए। बेटा एक बात बस मैं आपको बताना एक्स्ट्रा वो बात है, वो ये है कि फर्ज किया ये एक सेल है ना, ये एक सेल है और इस सेल की जो ये मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये ऑब्वियसली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी इसमें से कुछ चीजें गुजरती हैं, कुछ चीजें नहीं गुजरती। अच्छा, अगर आपको मैंने जब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताई थी, तो अगर आप ऑस्मोसिस को फिर से एक दफा रिपीट करें तो हम कहते थे ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्रॉम लेस सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, यानी पानी की मूवमेंट। और साथ में मैंने एक बात कही थी अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का उसमें जिक्र जरूर आया था। अच्छा बेटा, अगर ये पानी वाटर इसके अंदर की तरफ आए तो इसे हम, यानी ये पानी है ना H2O, तो इसको हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एंड ऑस्मोसिस। और अगर इसमें से बाहर जाए, वाटर ही बाहर चला गया, तो इसको हम एग्ज ऑस्मोसिस, यानी पानी एग्स बाहर की तरफ जा रहा है, ये कहते हैं। तो अब ये दोनों, यानी अगर मतलब अगर मैं एक सेल हूं और पानी मेरे अंदर आ रहा है तो ये एंडोस्मोसिस, ये मेरी जो स्किन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और अगर पानी मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है तो मैं ऐसे सुकड़ सा जाऊंगा, तो इसको हम कहेंगे एग्ज ऑस्मोसिस। अच्छा बेटा, इससे क्या होता है, देखिए ये एक एनिमल सेल है, मैं इसमें ये सेल रख देता हूँ। और अब अगर आप चूंकि यहाँ मौजूद नहीं हैं, अगर आप होते तो आप मुझे बताते कि सर ये है हाइपो, यानी इसमें पानी सोल्यूट की मिकदार कम है, और सेल के अंदर इसकी निस्बत यानी रिलेटिवली सेल के अंदर वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल के अंदर जो पानी है, जो फ्लूइड है, उसे क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और सेल के बाहर इस टाइम पे ये है तो इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सर हम ये वाला केस क्या बना, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आप बातों को मिक्स ना कर पाए। तो बेटा आप अंडरस्टूड है कि ये है जी 0.05% और ये सेल है 0.9%। तो मतलब सेल के अंदर सॉल्ट्स ज्यादा हैं, तो हम कहेंगे मोर सोल्यूट इन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसके अंदर ज्यादा सोल्यूट है। सही है। और इसका मतलब क्या हुआ, वाटर ऑलवेज मूव, याद आया कुछ ऑस्मोसिस, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लेस सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। तो जब वाटर लेस सोल्यूट टू हाई सोल्यूट मूव करेगा तो वाटर मूव्स इनटू द सेल, क्योंकि बाहर सोल्यूट कम है 0.05%, अंदर ज्यादा है, वाटर ऑलवेज मूव इनटू द सेल। जब वाटर इस सेल के अंदर आएगा ना बेटा,
तो ये सेल फर्ज किया है इतना, फिर मैं ब्लू से दोबारा बना देता हूँ। फर्ज किया ये सेल है बेटा नॉर्मल, ये मैंने इसी को कॉपी किया है, ये वाले सेल को यहाँ कॉपी किया। तो ये इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख के देखेंगे तो मैं एक ही सेल को, तो ये सेल बेटा अकड़ जाएगा, और जब अकड़ेगा ना तो ये फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो जो सिचुएशन आएगी वो क्या होगी, ये सेल बर्स्ट हो चुका होगा और इसका सारा मटेरियल जो है वो बाहर आ चुका होगा, यानी ये सेल इस तरह से फैल के बर्स्ट कर चुका होगा। तो हम कहेंगे सेल बर्स्ट। इसलिए बेटा अगर आप हमारे आम इंसान के खून को निकाल के सादा पानी में रखेंगे तो आरबीसीज फट जाते हैं, और अगर आप उसको नमक वाले पानी में रखेंगे तो आरबीसीज नीचे बैठ जाते हैं। वो सेल्स होते हैं, अगर उनको पानी में अंदर रखा जाए तो वाटर मूव्स इन दो सेल्स, जिससे वो फट जाते हैं। इसकी वजह से कहा जाता है कि जिस बंदे को अल्लाह ना करे किसी को एक्सीडेंट हो और उसका ब्लड वावा सारा लॉस हो जाए तो उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, उसको जूस पिलाना, देखो उसको जूस पिलाना चाहिए। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जब अल्लाह ना करे कोई ब्लड दे के आता भी है तो वो ब्लड दे के आने के बाद उसे जूस पिलाना चाहिए, या नमक वाला पानी या चीनी वाला पानी, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, भर भर के चीनी डाल दो या नमक डाल दो, ताकि उसका ब्लड जो है वो उसमें ज़्यादा वाटर ज़्यादा ना हो जाए, वाटर कम ही रहे। तो ये बेटा आपको लग गया पता। अब मैं उसको इसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूँगा तो बेटा सीधी सी बात है कि ये सेल था, ये नॉर्मल सेल है, और आप गौर करें तो मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से कि ये क्या है, ये है बेटा 2%। तो हम कहेंगे ये है मोर सोल्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी जो सेल के इधर इंट्रा में था सेल में ज़्यादा सोल्यूट थे, इसमें यहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट है, यहाँ 2% है और यहाँ 0.9%। अब क्या होगा, पानी, वाटर मूव्स फ्रॉम लेफ्ट सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, तो वाटर मूव्स आउट बाय एक्सऑस्मोसिस, और ये सेल बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ फट गया था, यहाँ सेल हो जाएगा श्रिंक, यानी ये सेल इतना रह जाएगा। ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम रखेंगे, यानी बाहर भी 0.9% है, अंदर भी 0.9% ही है। अब क्या होगा, जितना एंड ऑस्मोसिस होगी उतनी एक्स ऑस्मोसिस भी होगी, तो हम कहेंगे एंड ऑस्मोसिस इज इक्वल टू एक्स ऑस्मोसिस, सो नो इफेक्ट ऑन द सेल, सेल को इससे कोई नुकसान नहीं होता। बेटा यहां तक समझ आ गया। तो ये था बेटा, अगर हाँ अब हम देखें तो ये तो थी एनिमल सेल की बात है, तो ये तो हमने बात करनी है, यहाँ पे ये क्या है, एनिमल सेल। अब बेटा जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसको क्या है, आपको एक बात का बहुत अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे अगर मैं दोबारा बना देता हूँ और मैं दोबारा लिखूंगा नहीं सारा कुछ, क्योंकि आप अंडरस्टूड हैं, आप ज़हीन बच्चे हैं, समझ जाएंगे। वो ये है बेटा कि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर ये अगर मैं न्यूक्लियस बनाया है, ये अगर मैं एक सेल बना दिया है, तो प्लांट सेल के गिर्द एक सेल वॉल हुआ करती है जो बड़ी मजबूत होती है, जो बड़ी मजबूत नॉन इलास्टिक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये फटती नहीं है, जब वो उसको डैमेज नहीं होता, वो मजबूत होती है। अब प्लांट सेल के ये वाले चांस बर्स्टिंग, चाहे जितना मर्जी पानी अंदर आ जाए, तो ऐसा नहीं, उनको ये वाले चांस नहीं होते, प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करते। अब ऐसा क्यों है बेटा, मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, याद रखिएगा, हम कहेंगे प्लांट सेल, अच्छा याद रखें, प्लांट सेल आमतौर पे ये देखें, ये फर्ज किया हाइपो था ना, हाइपो, ये हाइपर और ये आइसोटोनिक, तो इसमें तो प्लांट सेल को कुछ होगा ही नहीं, ऑब्वियसली जितना को प्लांट सेल है उतना ही वो रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर आपको बताऊं ना, तो प्लांट सेल्स आमतौर पे हमें ये लिखूं तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां हाइपर नहीं हाइपोटोनिक कंडीशंस होती हैं, क्योंकि हम बार बार पौधे को पानी देते हैं, ये वो है,
तो प्लांट सेल यूजुअली लिव इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सो हाइपोटोनिक कंडीशंस। इसमें क्या हुआ, ज्यादा चांस होते हैं कि प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि हाइपोटोनिक कंडीशन में प्लांट सेल के अंदर पानी आएगा, क्योंकि अगर ये हाइपो है ये हाइपर है, मैं यहां बता भी देता हूं बेटा। जब मैंने प्लांट सेल को रखा, ये एक प्लांट सेल था, तो नॉर्मल वो अगर ऐसा था ना, यानी फर्ज किया नॉर्मल प्लांट सेल, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, मैं इसको दोबारा बना देता हूं। ये देखें नॉर्मल प्लांट सेल अगर इतना था ना, सीधा सीधा बिल्कुल सादा सा ऐसे करके है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब ये सेल जाएगा तो इसके अंदर पानी ऑब्वियसली आएगा, जैसे उसके अंदर आया था, लेकिन वो तो फट गया था, ये फटेगा नहीं क्योंकि इसकी दीवारें बाहर मोटी हैं और ये थोड़ा सा अकड़ जाएगा बाहर की तरफ, ऐसे फैल जाएगा। और इसकी सेल वॉल भी, ये समझे कि एक बंदा मजबूत है और उसके अंदर से जो है ना, वो अंदर से थोड़ा सा पानी भर के, तो वो थोड़ा सा, समझ गए आप बात। यानी द प्लांट सेल वॉल is very strong structure, it does not burst. When the plant cell is put into the hypotonic conditions, the water moves into the cell by end osmosis. जब पानी उस सेल के अंदर आता है तो वो सेल बर्स्ट होने की बजाय अकड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं टर्जिडिटी। क्योंकि जब पानी अंदर आता है एंड ऑस्मोसिस के जरिए पानी सेल के अंदर जाता है, तो पानी उसकी बाहर की तरफ प्रेशर डालता है। यानी अगर आप गौर करें ना, तो ये एक सेल था और अब ये जो सेल है ये थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ हो गया है, अकड़ सा गया है। और इसके गिर्द भी सेल वॉल थी, ये नॉर्मल था, और इसके गिर्द भी सेल वॉल ही है, बल्कि सेल वॉल के ऊपर ये अंदर से ज़्यादा प्रेशर जो है वो और ज़्यादा प्रेशर डालता है, तो सेल वॉल भी थोड़ी थोड़ी बाहर को आ जाती है। ठीक है, तो ये सोचें कि एक सेल जो है वो क्या हो गया है, टर्गर उसको अंदर आ गई है, वो अकड़ गया है, भर गया है पानी से, इसको टर्जिडिटी कहते हैं। यानी हम कहेंगे, अच्छा अब ये किस वजह से होती है, ठीक है, वो एक चीज़ होती है बेटा टर्गर प्रेशर। क्या होती है, यानी जब पानी सेल के अंदर आ जाए तो हम कहेंगे, जो सेल के अंदर जब पानी अंदर एंटर होता है, क्योंकि ये हाइपोटोनिक कंडीशन है, पानी सेल के अंदर जाएगा तो वो प्रेशर डालता है बाहर की तरफ, तो हम कहेंगे आउटवर्ड प्रेशर। क्या कहेंगे, आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल बाय इंट्रा सेलुलर कंटेंट्स। यानी सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उनकी वजह से जो बाहर को वो प्रेशर डालता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और इसकी वजह से प्लांट सेल एंड द प्लांट सेल्स बिकम टर्जिड, दिस इज नोन एज टर्जिडिटी। ठीक है बेटा। और अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो प्लांट सेल के अंदर वो सारा काम हो जाएगा, लेकिन यहां पे इस लफ्ज की बजाय आप लिखेंगे सेल बिकम टर्जिड। बस देखिए, बाकी सारा कुछ सेम है। वो दोनों पॉइंट्स ब्लैक वाले लिखने, नीचे इसके सेल फटने की बजाय सेल टर्जिड। क्यों टर्जिड? क्योंकि सेल वॉल बाहर मौजूद है। अच्छा, अब बेटा इसी सेल को अगर मैं एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखता हूँ, हाइपर में ये हाइपरटोनिक, वो हाइपो था, तो आप ये देखें कि ये उसकी सेल वॉल तो वैसे की वैसे रहेगी, सेल वॉल नहीं खराब होती, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे हो जाएगी। इसको हम कहते हैं सारा कुछ वही होगा। आखिरी पॉइंट के ऊपर आप लिखेंगे कि इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, यानी श्रिंक हो जाना सेल की मेम्ब्रेन का, कि सेल की मेम्ब्रेन का श्रिंक हो जाना ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सेल, दिस कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और ये ऑब्वियसली ये तो आपको पता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि फ़र्ज़ किया ये मैं इस हिस्से को मिटा दूँ और यहाँ पे मैं आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के हवाले से थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ।
कुछ कॉन्सेप्ट वो इधर आगे भी थोड़ा आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो चीज़ मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। वो क्या है, हम कहेंगे यहाँ तक ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है पहला, और अब हम इसी ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो हम कहेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमेटा क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी पौधे के पत्ते की जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर कुछ सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। अगर बेटा मैं आपके सामने बनाऊं तो मैं आपको फ़र्ज़ किया ये एक पौधा है जिसकी ये एपिथेलियम है, यानी उसका जो कवरिंग टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। लेकिन ये जो एपिडर्मिस है, ये जो लोअर है या अपर है, कोई भी, वैसे ज़्यादा तो लोअर है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे सुराख होते हैं। मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। तो वो ये होते हैं बेटा, फ़र्ज़ किया वो ये सुराख होते हैं, और ये जो हर एक सुराख है ना इसको हम स्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमा। और जो स्टोमा होता है ये देखिए, इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, उनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अभी मैं आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टोमा है, एक मिनट जरा, ये जो स्टोमा है ना, अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो बेटा 2 होते हैं गार्ड सेल्स, सही है। और स्टोमेटा की डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर द स्मॉल पोर्स इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ एंड दे आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, अगर आप गौर करें तो बेटा ये है एक गार्ड सेल, देखिए ये किडनी शेप तकरीबन सेल होते हैं, और ये है एक दूसरा गार्ड सेल। ये याद रखिएगा, आपने ये भूलना नहीं है। होता क्या है बेटा, जब ये गार्ड सेल के अंदर फुल इनकी जो शेप होती है ना ऐसी होती है, जब इनमें पानी फुल भरा हो ना, यानी ये बात आपने बस याद रखनी है, जब गार्ड सेल्स के अंदर फुल पानी भर जाए तो गार्ड सेल्स ऐसे अकड़ जाते हैं और उनकी शेप ऐसी हो जाती है इस तरह की। और जब उनकी शेप ऐसी होती है तो उनके दरमियान में जो सुराख है वो खुल जाता है, स्टोमा ओपन हो जाता है। जिसकी अगर एग्जांपल लें आपके पास 2 गुब्बारे हों और उन दोनों गुब्बारों को उनकी शक्ल जो है ना वो बिल्कुल सीधी ना हो, वो ऐसे टेढ़े मेढ़े हों। जब आप उनके अंदर हवा फुलाएंगे तब उनके दरमियान में खाली जगह आएगी, जब उनमें से हवा निकलेगी वो फिर साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये जो बात है कि ये जो गार्ड सेल यानी अब ये सिंपल इतनी सी बात आपको अगर ध्यान में रहेगी आप सारा कर लेंगे। ये देखिए, जब गार्ड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, when they are turgid they become bean या किडनी शेप, ठीक है। एंड स्टोमा जो उनके दरमियान में सुराख होता है वो ओपन हो जाता है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी। अब बेटा अगर स्टोमा ओपन होगा तो वो कब होगा, जब उनके गिर्द गार्ड सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल्स अकड़ जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, तो स्टोमा दरमियान में ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यही ऑस्मोसिस वाली बात को यहां उठा के देता हूं। बेटा इस गार्ड सेल के ऊपर मैं बनाता हूं कि जब दिन का ये आप समझे ये वाली सारी बात। तो बेटा जब दिन का टाइम होता है, ड्यूरिंग डे टाइम और फिर ड्यूरिंग नाइट टाइम। दिन के टाइम होता क्या है बेटा कि इसके ऊपर पड़ती है सूरज की रोशनी यानी लाइट। जब लाइट पड़ती है तो यहां फोटोसिंथेसिस होता है, यानी हम कहेंगे नंबर 1 लाइट फॉल्स ऑन गार्ड सेल्स, दे परफॉर्म, गार्ड सेल जो हैं वो क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उससे क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। अब देखें, अब यहाँ पे ग्लूकोज बन गया। बेटा ग्लूकोज एक सोल्यूट है, जब ग्लूकोज ज्यादा होगा ऑब्वियसली अंदर बन रहा है तो ज्यादा ही होगा, तो बाहर से पानी अंदर आएगा, वाटर मूव्स इन। जब पानी इसके अंदर, इसका भी सेम, मैं सिर्फ एक में बना रहा हूं कि दूसरी बात मैंने दूसरे पे पढ़ानी है, दोनों में सेम होगा। तो क्या होगा, वाटर यानी हम कहेंगे सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी ग्लूकोज जब बढ़ा तो सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द गार्ड सेल्स
इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर अंदर आ जाएगा, वाटर मूव्स इन बाय एंड ऑस्मोसिस, पानी अंदर आ जाएगा, जिससे क्या होता है, गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड स्टोमा क्या हो जाता है, ओपन। ये पूरे स्टेप्स आप लिखेंगे क्या, कि सर दिन के टाइम क्या होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, कि दिन के टाइम द लाइट फॉल्स ऑन द गार्ड सेल्स एंड द लीव्स, द गार्ड सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, द फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज काजेज इंक्रीज इन सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल्स। When there is increased solute concentration, water moves from less solute to high solute, तो water comes in to the guard cells, इधर उधर से, इधर उधर के सेल्स से और इधर उधर के एरिया से पानी लेके वो अंदर आ जाता है। जब water moves into the guard cells become turgid and stoma become open, stoma opens। तो ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा हो गई। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या रोल है बेटा, रात के टाइम इसका सारा उलट होगा, नो लाइट नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, तो जो ग्लूकोज है वो या इस्तेमाल हो जाएगा या कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी स्टोरेज में चला जाएगा या इस्तेमाल हो चुका होगा। अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो जाएगी, कम। जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द गार्ड सेल फॉल्स, तो वाटर मूव्स आउटसाइड, बाहर चला जाएगा, क्योंकि अंदर पहले अंदर ग्लूकोज ज़्यादा था तो पानी आ गया, अब कम हुआ तो पानी चला जाएगा। जब वाटर लीव्स, ये गार्ड सेल्स फ्लैसिड एंड स्टोमा क्लोज्ड। तो बेटा ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और इसका जो हमने कहा जो ये एप्लीकेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन को छोड़े मेरा अभी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, हम चूंकि बेटा हम पढ़ रहे हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से चीज़ें मूव कैसे करती हैं अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ। तो उसमें हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा डिफ्यूजन, फिर हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर हमने पढ़ा अपना दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी पढ़ना है, और फिल्टरेशन। ये दो प्रोसेस हमने आज पढ़ने हैं। फिर हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस वो इंशाल्लाह हम कल यानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेटा क्या है कि हम कहेंगे दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो वो है जी ये हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़े हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्टरेशन और एक और एंडोसाइटोसिस एंड वो रहता है बस, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा याद रखें, अगर आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन जानते हो तो उसमें मैंने कहा था कि द डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये सारा, ये जो डिफ्यूजन की डेफिनेशन थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन उसके टोटली उलट है। और वो क्या है, दी मूव, मैं पूरी लिख देता हूं ताकि आपको समझिए, एम कैपिटल कर लीजिएगा, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, ये देखें आप, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब ऑब्वियसली अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद, वो विदाउट था, ये विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बेटा आपको अच्छी तरह पता है कि जब कहीं आपको ऊपर से नीचे आना हो तो आपको छलांग ही लगानी पड़ती, कोई मसला नहीं, लेकिन जब आपको नीचे से ऊपर जाना हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो बेटा अगर कोई चीज़ अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आ रही हो तो उसको हम कहते हैं ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। जो ग्रेडियंट क्या होता है मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है और वो पिछले लेक्चर में था। और अगर कोई चीज़ अगेंस्ट जा रही हो तो इसको हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये है बेटा डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी खर्च होती है इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं।
तो आप कहेंगे सर ऐसी क्या मतलब आफत आन पड़ी है कि भाई किस चीज़ को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूव कराना पड़े। बेटा ऐसी चीज़ें होती हैं, इसकी एक एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो किताब में एक्सप्लेन भी की गई है उसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसको आप लिखेंगे वो क्या है, NaK पंप। बेटा होता क्या है, अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो ऑब्वियसली जो हमारे न्यूरॉन सेल होते हैं ना, नर्व सेल, ये हम पढ़ेंगे, जो दिमाग के सेल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाते हैं, दिमाग में भी होते हैं और नर्व्स के अंदर भी होते हैं। उनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, ऑब्वियसली वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है ना, यानी वो मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स की ही बनी हुई है ना। तो मैंने आपके सामने बेटा ये लिपिड बाइलेयर उसकी बना दी है। और आपको पता है कि लिपिड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ इस लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद हैं। तो फ़र्ज़ किया यहाँ पे ये जो जगह है ये सेल का अंदर है, यानी ये सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये बाहर है, यानी ये सेल यहाँ पे ऐसे है। ठीक है जी। अच्छा बेटा ये प्रोटीन्स हैं, फ़र्ज़ किया ये एक प्रोटीन बन गई ये, और ये कुछ प्रोटीन ऐसी भी हैं, ये देखें आप, जो ऐसे मैंने बताया था। अब ये प्रोटीन खर्चा करती है, ये एनर्जी लगाती है, कैसे बेटा? आमतौर पे जो न्यूरॉन होता है ना, उसके बाहर जो होती है वो पोटाशियम कम होती है और अंदर जो है वो पोटाशियम ज़्यादा होती है। फिर भी ये जो पंप है ना, ये है बेटा सोडियम पोटाशियम पंप। ये खास किस्म की प्रोटीन होती है, सही है, और अंदर सोडियम पहले ही ज़्यादा है, बाहर सोडियम कम है, लेकिन ये पंप पोटाशियम ये पोटाशियम को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर भेजता है, एनर्जी खर्च करके। यहाँ ATP बाकायदा इस्तेमाल होती है और ADP बनता है। क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये बेटा इसकी मेम्ब्रेन की मैंने वो नहीं बनाई टेल्स, जानबूझ के, सिर्फ समझाने की खातिर आप बनाइएगा। यस। अच्छा, दूसरे नंबर पे बेटा सोडियम पहले ही बाहर ज्यादा होती है, अंदर कम होती है, लेकिन ये जो पंप है ये सोडियम को फिर भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर भेजता है, फिर एनर्जी खर्च करता है। अंदर कम कंसंट्रेशन है, बाहर हाई कंसंट्रेशन है, फिर भी फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भेजता है। अब सवाल पे, ये तो एग्जांपल तो आपने पढ़ लिया, यानी देयर इज अ पंप कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप विच इज प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आवर नर्व सेल्स हैं उनके अंदर, एंड दिस पंप मूव्स द पोटेशियम आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर से and also moves the sodium ion from inside to outside against the concentration gradient, तो with the expenditure of energy। अब ये ऐसा क्यों करता है, ये आप 12वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे, इसने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखना होता है। लेकिन अभी तक बेटा यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई, फिल्टरेशन और एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। बेटा कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा।